एक तरफ देश का पेट भरने वाला पंजाब है, जिसकी सरकार खस्ता हाल हो गई है। उसके बाद अफसरों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे, उसके कर्मचारी तनख्वाह के लिए भटक रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक दल हैं, जिनकी कमाई ने नया आंकड़ा छू लिया है। देश की 5 राजनीतिक पार्टियों की कमाई 300 करोड़ रुपए के करीब है। आखिर सरकारों की जेब हल्के होने और सियासी दलों की जेब भारी होने का कारण क्या है? एक तरफ देश में प्रशासनिक और पुलिस अफसरों की किल्लत है। पुलिस फोर्स के 4.25 लाख पद खाली हैं, तो 1,500 IAS अफसरों की कमी है। वहीं दूसरी तरफ देश के कई सांसद हैं, जिनकी संपत्ति 500 से 2100% की बुलेट की रफ्तार से बढ़ी है। सवाल उठता है कि सरकारें नेताओं की तरह संपन्न क्यों नहीं हो रही? देश के 56% किसानों को 3 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, जबकि किसानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मालामाल है, जिसकी आमदनी करोड़ों में है, जिसमें खुद को किसान बताने वाले 303 सांसद भी शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 2460 करोड़ रुपए है। आखिर अन्नदाता में इस भेद का जिम्मेदार कौन है? ये देश में बढ़ते आर्थिक असमानता की तस्वीरें हैं और अमीर और गरीब में बढ़ते फासले का सबूत है, जो हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि नेता, सियासी दल और अमीर हो रहे हैं और आम जनता और सरकारें गरीबी के दलदल में फंसती जा रही हैं, जहां से निकलने का फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सवाल ये है कि राजनीति के इन खिलाड़ियों पर लक्ष्मी की कृपा का राज क्या है? सियासत आखिर कैसे मुनाफे के कारोबार में तब्दील होती जा रही है? सवाल यह है कि राजनीति के इन खिलाड़ियों पर लक्ष्मी की कृपा का राज क्या है? सियासत आखिर कैसे मुनाफे के कारोबार में तब्दील होती जा रही है? इसीलिए हम आज कह रहे हैं, सियासी चंदे को लगे 4 चांद, सरकारें वेतन देने में नाकाम। तो आप भी फोन उठाइए और 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर नोट की टकसाल बन जाने वाली सियासत की जोरदार तरीके से घंटी बजा दीजिए। आज हम आपसे नोट की टकसाल बन जाने वाली सियासत की घंटी बजाने की बात क्यों कह रहे हैं, समझिए। इसकी वजह सियासी चंदे को लगे 4 चांद है। इसका मतलब क्या, वो समझाएंगे। लेकिन पहले बात उन सरकारों की कर लेते हैं जो अपने कर्मचारियों को वेतन देने में नाकाम है। बात पंजाब सरकार की हो रही है, जिसके कर्मचारियों का अब तक वेतन नहीं आया है। इन दोनों ही तस्वीरों का संबंध पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से है। पहली तस्वीर उनकी सरकार की है, जो पैसे के लिए मोहताज है, जिस वजह से उसके अफसरों के अकाउंट में अब तक सैलरी नहीं आई है। दूसरी तस्वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नए आशियाने की है, जो 6 एकड़ जमीन पर बन रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि जब एक नेता की निजी जायदाद बढ़ सकती है, तो फिर हजारों लाखों का बजट बनाने वाली राज्य सरकारों का खजाना खाली कैसे हो जाता है? पंजाब में 187 IAS और 127 IPS अफसर हैं, जिनकी कुल संख्या 314 है। इसमें से 50 IAS और IPS अफसर डेपुटेशन पर केंद्र या दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 250 अफसरों की सैलरी 4 से 4.5 करोड़ से ज्यादा नहीं बनती। ABP न्यूज ने जब इस बारे में कई IAS और IPS अफसरों से बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी तक जनवरी महीने की सैलरी उनके अकाउंट में नहीं आई है। सरकार ने उन्हें बताया है कि 15 फरवरी तक सैलरी तो आएगी, लेकिन आधी। यहाँ सवाल उठता है कि क्या कैप्टन सरकार की हालत इतनी पतली है कि उसके पास 3 से 4 करोड़ रुपए भी नहीं है? जिस सरकार के पास सैलरी के लिए पैसे नहीं हैं, वो दूसरे जरूरी कामों के लिए पैसा कहां से लाएगी? पंजाब सरकार की इस हालत ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है। पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल को सुनिए, जो अब पूछ रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब जनता से किए वादे कैसे पूरे करेंगे। ये खजाना खाली है ते नाले कहंदे असीं कर्जा माफ करांगे, फिर कित्थों करांगे? फिर झूठ क्यों बोलदे हो? लोकां नूं को गुमराह कर रहे हो? जनता को दिखाने के लिए सुखबीर सिंह बादल चाहे जो कहें, लेकिन नेताओं में कितना भाईचारा है, उसकी मिसाल ये तस्वीरें हैं, जिसमें कैप्टन बादल परिवार के घर के बगल में ही अपना नया आशियाना बना रहे हैं। खास बात यह है कि पंजाब के CM
कभी इसका विरोध किया करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद फिलहाल वो चुप हैं। नेता भले ही चुप हों, लेकिन पंजाब से जुड़े आंकड़े चीख चीख कर राजनीतिक अदूरदर्शिता के शिकार होने की गवाही दे रहे हैं। साल 2016-17 में पंजाब पर 1,38,166 करोड़ रुपए का कर्ज है। पंजाब पर चढ़ा ये कर्ज उसके जीडीपी का 32.29% है। इस तरह राज्य का हर निवासी 49,583 करोड़ रुपए कर्ज में डूबा है। जो कृषि सेक्टर पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करता था, वो अभी तक की सबसे खराब हालत से गुजर रहा है। पंजाब के किसान सिर से पैर तक कर्ज में डूबे हैं, जिसकी वजह से किसान खुदकुशी तक कर रहे हैं। पंजाब की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात सच है कि ये राज्य बरसों से बादल और कैप्टन राज देख रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि जिन राज्य सरकारों के पास इतने संसाधन होते हैं, आय के स्रोत होते हैं, उन राज्य सरकारों के आय के स्रोत कैसे सूख जाते हैं। राज्य सरकारों का खस्ता हाल होना क्यों हमारे और आपके लिए खतरनाक है, ये बात अब आपको केंद्र सरकार की तरफ से आए आंकड़े बताएंगे, जो कहते हैं कि पुलिस फोर्स और आईएएस के बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बताया कि राज्यों की पुलिस फोर्स में 19,89,295 पद मंजूर हैं, लेकिन इनमें से 4,43,524 पद खाली हैं। वहीं देश भर में कुल 1,496 आईएएस अफसरों की कमी है। इस तरह देश की सरकारें तय अफसरों से कम के साथ काम कर रही हैं, लेकिन विडंबना देखिए, फिर भी वो उन्हें सैलरी नहीं दे पा रही। अब आप ही सोचिए, जो सरकार काम करने वाले अफसरों को सैलरी न दे पाती हो, वो नए लोगों को किस आधार पर भर्ती करेगी। भी उसके लिए कायदे कानून है, उनको मद्देनजर रख के ही उन पदों को भरा जाता है। कई बार वो कुछ समय के लिए खाली हो सकते हैं, क्योंकि कई बार उस तरीके का उम्मीदवार ना मिलना या फिर उस तरीके से जो उसके कायदे कानून है वो उनका भरपाई ना हो पाना। जाहिर है सरकार के खजाने में पैसे की कमी का असर उसके कामकाज पर पड़ता है। कम कर्मचारी ज्यादा लोगों का काम करते हैं और काम का ये बोझ कब सरकारी सुस्ती में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो देखा आपने पंजाब का हाल, जो क्या से क्या हो गया है। कभी पंजाब एक धनी राज्य था, अब 11.30% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। गरीब लोगों की संख्या 32 लाख के आसपास है। गरीबी की वजह किसानों की बुरी हालत है। 10 साल में 5,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वहां किसानों की आत्महत्या में इजाफा लगातार हो भी रहा, जबकि पंजाब में विधायक करोड़पति हैं। 117 विधायक में 95 करोड़पति हैं। कुल विधायकों में 81% करोड़पति हुए। तो पंजाब में किसानों की आय कम हो रही है और नेताओं की बढ़ रही है। ऐसा देश में भी हो रहा है। देखिए ना, 5 राष्ट्रीय दलों ने 2017 में 299 करोड़ रुपए की कमाई होने का दावा किया है। किस पार्टी को कितना फायदा हुआ है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस देश में 91% कृषि आय पर 15% किसानों का कब्जा हो, वहां किसानों की आय बढ़ाने से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा? किसानों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए और उनकी और आय को और बढ़ाने के लिए गांव और कृषि क्षेत्र के लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन इस बजट में किया गया है। जिस देश में 1% लोगों के पास 73% संपत्ति हो, उस देश में गरीबों का जीवन स्तर उठाने में कितना वक्त लगेगा? ईज ऑफ लिविंग की भावना का विस्तार उज्ज्वला योजना में भी देखा। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े समाज के लोग हो, न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला सक रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है।
जिस देश में बीमारी गरीबी की भंवर हो, वहाँ बलवान की तिजोरी भरने वाली व्यवस्था पर कैसे लगाम लगेगी? निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है बीमारी में क्या करना। इस आयुष्मान भारत योजना समाज के इन सभी वर्गों को बीमारी की जो आफत आ जाती है उससे मुक्ति दिलाने की, उससे चिंता से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा कदम है। एक तरफ प्रधानमंत्री की अच्छी मंशा है, गरीबी और अमीरी की खाई मिटाने का नेक इरादा है, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई है जिससे मुंह फेरना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भारत में आर्थिक असमानता की सबसे बड़ी मिसाल राष्ट्रीय पार्टियां और उनकी कमाई है, जिस पर एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बारीक नजर रखती है। बुधवार को एडीआर ने बताया कि 7 राष्ट्रीय पार्टियों में से 5 ने साल 2016-17 में 299 करोड़ 54 लाख रुपए की कमाई की है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा आय घोषित की है। बीएसपी के अनुसार उसे 173 करोड़ 58 लाख रुपए की आय हुई है, जो 2015-16 में सभी राष्ट्रीय पार्टियों की बताई आय का 57.95% है। राष्ट्रीय पार्टियों को डोनेशन से 120 करोड़ रुपए मिले, 66 करोड़ रुपए मेंबरशिप फीस के जरिए मिले। इसके अलावा बैंक इंटरेस्ट ने भी इनकी कमाई में इजाफा किया। लेकिन इस आंकड़े में जो सबसे खास बात है वो देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस का गायब होना है। जिन 5 राष्ट्रीय दलों ने अपनी कमाई के बारे में बताया है उसमें बीएसपी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस शामिल है। बीजेपी और कांग्रेस को 3 महीने पहले अपनी कमाई के बारे में चुनाव आयोग को बताना था, लेकिन अब तक दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है। हम क्यों नोट की टकसाल बन जाने वाली सियासत की घंटी बजाने की आपसे अपील कर रहे हैं, ये अब आप अगले आंकड़े से समझ जाएंगे। साल 2016-17 में सीपीएम की आय 100 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ रुपए हो गई। इसी तरह बीएसपी की 47 करोड़ की कमाई 174 करोड़ रुपए की हो गई। एनसीपी की 9 करोड़ की कमाई 17 करोड़ हो गई। वहीं अगर बात बीजेपी कांग्रेस की करें तो साल 2015 में बीजेपी ने 571 करोड़ की आय दिखाई। कांग्रेस ने इसी साल 262 करोड़ रुपए की कमाई का दावा किया। हालांकि 2016-17 में दोनों ही पार्टियों ने अपनी आय का खुलासा नहीं किया है। आंकड़ों से साफ है कि करीब करीब सभी दलों की आय में इजाफा हुआ है। ऐसी उम्मीद बीजेपी और कांग्रेस से भी की जा सकती है। इस तरह राजनीतिक दलों की आय के मामले में भी असमानता साफ देखी जा सकती है, जिसमें कुछ ही दलों के पास अधिकतम पैसे हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है। ये जानने के लिए हमने छोटे और बड़े दलों के सांसदों से बातचीत की। ये तो चंदे वाली बात हमको पता नहीं है। आप उनसे आप लोगों के दलों को नहीं, भाई छोटी पार्टी वाले से पूछिए ना उनको क्यों मिलता है। आप लोग ये बताइए कि क्यों बड़े दल जो है वो चंदे का ब्यौरा नहीं देते हैं? वो तो सब लिखा जोखा जो आप पार्टी तय उनको पूछती है वो तो देते ही है। वो तो देते हैं जो भी अपने पार्टी के पास है इनकम वो तो बताते हैं ना, कोई छिपाते थोड़ी। तो इसके बारे में मौलिक तौर से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये बात सही है। तो बड़ी पार्टियों को चंदा मिलता है तो वजह यही है, जो चंदा देते हैं वो क्या सुविधा मिलेगा इस पर भरोसा करते हैं। जो उद्योगपति हैं वो पैसा उन्हीं पार्टियों को देते हैं जहाँ से उनको काम निकल सके, और छोटी पार्टियाँ का दायरा कम होता है। आज आप जानते हैं, ये तो पेपर में भी आया है कि ज़्यादातर उद्योगपति सारा पैसा बीजेपी को दे रहे हैं। ये तो आप उन पार्टियों से पूछिए कि उनको क्यों दे रहे हैं। जब हमें राजनीतिक दलों से इस मामले में कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला तो एडीआर के पास ही पहुंचे, जिनकी प्रोग्राम ऑफिसर लक्ष्मी भार्गवी से हमने बड़ी पार्टियों की कमाई बढ़ने की वजह पूछी। 15-16 से 16-17 के हिसाब से आप देखेंगे तो कुल मिला के 266% का इंक्रीज हुआ है। उसका मतलब जब पिछले साल उन्होंने अपना इनकम का डिटेल्स दिया था, कुछ 45 करोड़ का इनकम था, और अभी वो उन्होंने ही बोला है कि 175 के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली उतना इनकम उनको मिला है। तो ये आम जनता के तौर पर आप देखेंगे तो किसी भी कॉमन मैन
का इनकम इतना प्रतिशत बढ़ता नहीं है। उसका कारण ये हो सकता है कि उनका ग्रास रूट प्रेजेंस ज़्यादा है। जो राष्ट्रीय दलों का, उनका हर एक गांव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक उनका वॉलंटियर्स होते हैं जो हर एक मंजिल जाके डोनेशंस कलेक्ट करते हैं। रिपोर्ट को देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 3 साल से अपना कुल इनकम, कुल आय का डिटेल उतना क्लियरली नहीं बताया है और टाइम पर कभी नहीं सबमिट करते। ये केवल राष्ट्रीय दलों का ही नहीं मगर रीजनल पार्टीज़ का भी यही एक प्रॉब्लम है। कुल मिला के कुछ 47 रीजनल पार्टीज़ है जिनका अब तक आप देखेंगे तो 30 रीजनल पार्टीज़ का ही इनकम टैक्स रिटर्न्स इलेक्शन कमीशन के साथ अभी रजिस्टर्ड है। तो ये क्यों देरी करते हैं, उनके तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आता है कि हमें जाके हर एक डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करके लेके आना है, हर एक स्टेट का हमारे पास आता है, उसको इकट्ठे करने में हमें देरी लग जाते हैं। राजनीतिक दलों की तरह कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। इसी सिलसिले में एडीआर की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई थी जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि 4 नेता देश में ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में 1200% तक बढ़ोतरी हुई है। 22 नेता देश में ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में 500% तक इजाफा हुआ है। केरल के एक नेता की संपत्ति में 1700% की बढ़ोतरी हुई है। देश के एक सांसद की संपत्ति सांसद बनने के बाद 2100% तक बढ़ गई। लोकसभा के 26, राज्यसभा के 11 सांसद और देश के 257 विधायकों की संपत्ति में 2 चुनावों के बीच बेतहाशा वृद्धि का आरोप लगा है। जनता और जनप्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति में इसी गहरी होती खाई के कारण बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कुछ दिन पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को चिट्ठी लिखकर कहा, सांसदों का वेतन पिछले 5 वर्षों में 4 गुना बढ़ चुका है, जबकि संसद में कार्य दिवस घटकर वर्ष में 60 दिन पर आ गया है। सांसदों को अपना वेतन खुद बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए और आर्थिक रूप से संपन्न सांसदों द्वारा 16वीं लोकसभा के बचे कार्यकाल में अपना वेतन छोड़ने का आंदोलन शुरू करना चाहिए। वरुण गांधी की एक असमसाहट जनता से जुड़े आंकड़ों की वजह से है, जो कहते हैं कि 135 करोड़ के देश में 1% लोगों के पास 73% संपत्ति है। भारत की टॉप इंफॉर्मेशन फर्म के सीईओ की सैलरी सामान्य कर्मचारी से 416 गुना ज्यादा है। वहीं अगर गरीबों की बात करें तो 29 करोड़ 56 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो रूस की जनसंख्या का 2 गुना है। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान, घंटी बजाओ। कल हमने आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में गायब रहे 5 लाख छात्रों की खबर दिखाई थी, याद है आपको? इस पर दर्शकों की क्या राय आई है, अब ये देखिए। सरकार को जरूरत है टीचरों को थोड़ा सा सख्त कदम उठाने के लिए, ताकि वो बच्चों को ध्यान से तरीके से पढ़ा सकें। अगर बच्चों को ठीक से पढ़ाया जाएगा तो नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीसीटीवी कैमरों से जो निगरानी रखी जा रही है, तो अगर वो इन बच्चों पे रखी जा रही है निगरानी, तो उन अध्यापकों पे भी और उस सिस्टम पे भी निगरानी रखी जानी चाहिए, जिनकी जिम्मेवारी बनती है इन बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने की। शिक्षा विभाग की गलती है जिसके कारण ये इतनी नकल हो रही है। शिक्षा के स्तर को जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक नकल रोकने का कोई फायदा नहीं है। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। घंटी बजाओ में मेरे साथ देखिए